गुड मॉर्निंग। अब हम लोग इसको शुरू करते हैं। केस टेकिंग में छात्रों आप लोगों ने बहुत ही कई एक विषय पर जानकारी हो चुकी है। खास करके हम लोग जो बात करने की बात है, तरीका है, कैसे हम लोग पेशेंट से वार्तालाप करेंगे, कैसे हम लोग पेशेंट को ऑब्जर्व करेंगे, ये सब चीज़ों का हम लोगों ने अध्ययन कुछ जानकारी प्राप्त किया है। आज हम लोग इसके और भी एक्सटेंडेड फॉर्म को देखने जाएंगे, जहाँ की हम बात करना ही केवल कंप्लीट नहीं होता है, हमें कुछ निरीक्षण भी करने पड़ते हैं, इंस्पेक्शन भी करना पड़ता है, यानी कि उसका परीक्षण करना पड़ता है। इसको हम लोग को फिजिकल एग्जामिनेशंस कहते हैं, क्योंकि फिजिकल एग्जामिनेशन और आपका जो सब्जेक्टिव जो वार्तालाप है, कॉन्वर्सेशन है पेशेंट के साथ में, दोनों को हम लोगों को एक साथ जोड़ करके हम लोग को एक कंक्लूजन पर आना, एक निष्कर्ष पर आना है, हम लोगों का ये अभिप्राय है। हम लोगों ने ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन में 83 से लेकर 104 तक यह भी बात को समझा कि ये ऑल राउंड केस टेकिंग का मतलब होता है एक तरफा नहीं, ये ऑल राउंड इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस है। माने सभी दिशा से जो जानकारी आ जाए उसे एकत्रित करने का यह तरीका है। सभी तरह से ऑल राउंड होना चाहिए, माने हर एक तरह से। तो हम लोगों ने बातचीत करके किया, अब स्वयं उसको देख करके एग्जामिनेशंस करके देखेंगे, इसे हम लोग फिजिकल एग्जामिनेशन बोलते हैं। तो फिजिकल एग्जामिनेशंस का प्रथम चरण, हम लोग एक एक चरण पर हम लोग जाएंगे, स्टेप्स पर जाएंगे, कैसे ये स्टेप बाइज हम लोग चलेंगे। तो पेशेंट के पास में जब आप फिजिकल एग्जामिनेशंस का काम शुरू करते हैं, तो उस समय में आपको पहले ये करना पड़ेगा कि थोड़ा समय आप उनको ओवरव्यू कीजिए, जनरल असेसमेंट, यानी कि पेशेंट को देखिए, कुछ समय तक केवल उनको निहारने का कोशिश करिए, देखने का कोशिश करिए, उनके हाव भाव को जानने का कोशिश करिए, है ना। उस समय में उनके मेंटल स्टेटस क्या है और फिजिकल रिस्पॉन्स क्या हो रहा है, ये दोनों का अध्ययन पहले करना है। और यह कम से कम तो आप अगर इसमें 2 से 5 मिनट तक अगर इसमें समय देते हैं, 2 से तो कम नहीं होना चाहिए, 2 से 5 मिनट अगर समय देते हैं, तो आपको पेशेंट के कंडीशन का, उसका एनर्जी पैटर्न का, उसके जो स्टेटस है, उसके अंदर में कितना एनर्जी है, ये जानना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि कहाँ से आप शुरू करना है इलाज, कहाँ से हमें व्यवस्था शुरू करनी है, ये बात हम लोगों को जानना बहुत जरूरी होता है। तो छात्रों, हम लोग करते हैं जनरल असेसमेंट ऑफ द इलनेस, बीमारी और रोग, है ना। रोग भी है और बीमार आदमी भी है, तो दोनों को एक साथ हम लोग देख रहे हैं कि उसके कष्ट में रोगी कैसे वहाँ पर है, यह अध्ययन। हालांकि बातचीत करते समय में आप रोगी को देखते ही हैं, लेकिन होता क्या है कि जब बातचीत करते समय में आपका आधा दिमाग जो है सो दूसरे जगह बटा हुआ होता है और थोड़ा सा कम ही दृष्टिकोण जो है सो फिजिकल पार्ट पर जाता है। लेकिन जब आप बात नहीं करते होते हैं, केवल निहारते रहते हैं, देखते रहते हैं, तो उस समय में फिजिकल जनरल ओवरव्यू, कंप्लीट व्यू आपको आ जाता है। तो यह कंप्लीट व्यू लेने का जरूरत है। 2 से 5 मिनट आप पेशेंट को ऑब्जर्व करने का कोशिश कीजिए, देखते रहने का कोशिश कीजिए और उसका असेसमेंट, एक निष्कर्ष पर पहुंचने का कोशिश कीजिए, यह कैसा, इस बीमार के अवस्था में यह कैसा है ना। बहुत कुछ की जानकारी मिल जाएगा आपको। असलियत की जानकारी लेने के लिए चुपचाप देखते रहना भी बहुत जरूरी होता है ना। चुपचाप देखते रहना बहुत। तो पहला चरण, पहला स्टेप्स आपका ये होगा कि थोड़ा देरी आप इंतजार करें, और इंतजार करने के बाद करते समय में आप रोगी को कंसंट्रेट करके, रोगी को ध्यान मग्न होकर के रोगी को देखिए, हर एक पहलू पर, है ना, ऊपर से नीचे तक, ऊपर से नीचे तक। उनके आँख को देखिए, कान को देखिए, नाक को देखिए, है ना। एक एक पार्ट को, मतलब बॉडी को आप जब एक कैमरा के जैसा घुमाएंगे
तो आप पूरे शरीर का अध्ययन हो जाएगा और उससे कहीं ना कहीं कोई विचित्रता हो सकता है कि नजर आ जाएगा, है ना। और आपको जब रोग की अवस्था होती है तो कॉन्स्टिट्यूशनल पैटर्न में आप रोगी का बहुत ज़्यादा महत्व होता है और कॉन्स्टिट्यूशनल पैटर्न में बनावट, बिगड़ना और उसका बने रहना, दोनों चीज़ हम लोगों को समझने का कोशिश करना है। कितना उसमें यूनिकनेस है, कितना वह अलग थलग दिखलाई पड़ रहा है ना। और यह तभी दिखलाई पड़ेगा अलग थलग रोगी जब उसको आप निहारने का कोशिश करेंगे, देखने का कोशिश करेंगे, तो आपको उसके अंदर में कुछ विशेषता दिखलाई पड़ेगी, है ना। कभी नाक में दिखलाई पड़ जाए, है ना। हम लोगों ने कभी देखा रोगी के नाक जो है सो बराबर ये एरिया है बराबर फड़कता रहता है ना। आँख की पपली कभी कभी फड़कता रहता है। ये सब बहुत महत्वपूर्ण सूचना है जो दवा के पास में बहुत जल्दी ले जाता है। तो कुछ यूनिक फीचर्स, और हर एक व्यक्ति में कुछ ना कुछ तो यूनिक फीचर हुआ ही करता है, लेकिन ये जब तक जनरल ऑब्जर्वेशन में आप नहीं आइएगा, कंसंट्रेट करके उसको देखने का कोशिश नहीं कीजिएगा, तो ये आपको दिखलाई नहीं पड़ेगा। दूसरा होता है आप इसके मेंटल स्टेट और इंटेलिजेंस को समझने का कोशिश कीजिए, है ना। ये भी फिजिकल एग्जामिनेशन में आता है। उससे कुछ सवाल ऐसे करिए जिससे कि उसके बौद्धिक स्तर आपको पता चल जाए, है ना। बातचीत करने का, हालांकि मेंटल स्टेट और इंटेलिजेंस आपके क्वेश्चनिंग पैटर्न पर केस टेकिंग जो आप करेंगे उस समय में आ जाता है, फिर भी मेंटल इंटेलिजेंस और स्टेट को यहाँ पर ऑब्जर्वेशंस करने से आपको मिल सकता है। तो हम लोगों को कंसंट्रेट होकर के उसके मन को देखना है, शरीर को देखना। दो भाग है, मन, शरीर, और उसमें उस समय में उसकी स्थिति। ये दोनों चीज को एक साथ आप जब देखिएगा तो आपको रोगी का बहुत कुछ सही चीज का जानकारी, एक जनरल ओवरव्यू आपको मिल जाएगा। और यह जनरल ओवरव्यू कॉन्स्टिट्यूशंस को बताने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। जैसे मान लीजिए कोई मोटापा आप देख रहे हैं, मोटा व्यक्ति है और वह मोटा व्यक्ति है और काफ़ी थुलथुला है और उसके पास में तो खाली मोटापा से तो नहीं है ना। आप देखेंगे कि रूब्रिक्स आप मिलेंगे, सिम्टम्स जाएंगे तो लगेगा कि पेट बहुत बाहर निकला हुआ, हाथ पैर सिकुड़ा हुआ है, इमैसिएटेड है, या नहीं तो पैर बहुत बड़ा है, मोटा है और बॉडी जो है सो थोड़ा सा छोटा है। तो ये जो है डिफरेंसेस, वेरिएशंस, उसका सिमेट्री, है ना, सिमेट्री किस तरह का है उसको परखने का कोशिश करिएगा। तो उसके कॉन्स्टिट्यूशंस, हर एक मोटा आदमी एक जैसा नहीं होता है, हर एक दुबला आदमी एक जैसा नहीं होता है, हर एक लंबा आदमी एक जैसा नहीं होता है, हर एक नाटा आदमी एक जैसा नहीं होता है। सभी के अंदर में कोई ना कोई भिन्नता होती है जिसके कारण उसके रोग पर उसका प्रभाव पड़ता है ना। और यह कॉन्स्टिट्यूशंस को आप जान लेंगे तो आपको अच्छा महत्व हो जाएगा। दूसरी चीज जो कॉन्स्टिट्यूशंस लेकर के वह आया है, जिस आकार और शरीर को और मन को लेकर के आया है, क्या वह उसके वातावरण के अनुरूप है या उसके विपरीत है, ये भी हमको समझना पड़ेगा। यह तभी समझ पाइएगा जब आप उसके साथ में देखिएगा, उसके साथ में आए हुए अटेंडेंट्स जो उसके अपने नज़दीकी आदमी होंगे उनसे दोनों को मिलान करिएगा, कंपेयर कीजिएगा, तो आपको डिफरेंसेस नज़र आ जाएंगे। हमको कंपेयर वहीं पर करना है, हम अपने से कंपेयर नहीं करेंगे, अपने दूसरे समाज से कंपेयर नहीं करेंगे, हम उसी के समाज से, उनके आसपास में जो घिरे हुए लोग हैं उन्हीं से हम लोग कंपेयर करेंगे, तो डिफरेंसेस हम लोग को नजर आएगा। और यही डिफरेंसेस आपको कॉन्स्टिट्यूशन को डिसाइड करने में मदद करता है। तो ये हुआ, पहले आपने जनरल असेसमेंट किया, फिर मेंटल इंटेलिजेंस का और मेंटल स्टेट और इंटेलिजेंस का, मेंटल सिम्टम्स और मेंटल स्टेट। मेंटल सिम्टम्स और मेंटल स्टेट, मेंटल स्टेट का मतलब मानसिक अवस्था और सिम्टम्स का मतलब उसका एक एक्सप्रेशन, एक भाग। मेंटल स्टेट का ही एक भाग होता है, एक होता है जैसे मेंटल स्टेट है, अवस्था है, उसमें जो उस अवस्था में रोगी जो है सो आपको बहुत गुस्सा है, तो गुस्सा उसका एक एक्सप्रेशन है, भय उसका एक एक्सप्रेशन है, तो अवस्था के हिसाब से ही होता है।
है ना। तो अवस्था को जानने का कोशिश कीजिए, किस अवस्था में यह गुस्सा हो रहा है, किस अवस्था में यह डर रहा है, यह अवस्था आप थोड़ा सा इंतजार कीजिएगा तो यह अध्ययन हो जाएगा। तीसरा बात, उसके एटीट्यूड। एटीट्यूड मतलब कि उसका व्यवहार, है ना, मैनर, डिस्पोजिशन, वह कैसे बैठा हुआ है, इसका अध्ययन करना चाहिए, है ना। पैर पसार के बैठा है, पैर मोड़ के बैठा है, सिकुड़ के बैठा है, काफी ये बैठा है, यह टेंडेंसी ओरिएंटेशन होता है, माइंड के और अनुरूप होता है। और ये आपके उस एटीट्यूड्स जो है सो उसके रोग के प्रति और उसके बीमारी, उनके स्वयं के प्रति जो भिन्नता होता है वो वहाँ पर आपको दिखलाई पड़ता है। तो उसके पोजीशन ऑफ द बॉडी, पोस्चर ऑफ द बॉडी, बैठने का तरीका, जब आपके क्लिनिक में इंटर किया था उस समय भी ये आपको देखा जा सकता था, जा रहा है उस समय भी आप देख सकते हैं। अगर आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन होता है इसके पोजीशन पोस्चर को देखने के लिए, तो रोगी को हम लोग चला करके दिखते हैं, उनके थोड़ा सा चलो, है ना, उसको बैठा करके देखते हैं, उसको लिटा करके देखते हैं। तो ये पोस्चर्स को, अप्रोप्रिएट एक्सप्रेसिव पोस्चर्स आपको जानकारी होना चाहिए। और यह जो है तो आपको एटीट्यूड को दर्शाता है। ये एटीट्यूड को जब आप जान जाते हैं तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला स्टेप हम लोगों ने देखा जनरल असेसमेंट, मेंटल एंड इंटेलिजेंस, और तीसरा हम लोगों ने देखा एटीट्यूड। एटीट्यूड मतलब उसके उस समय में उसका व्यवहार, मैनर, है ना, मैनर। कुछ लोग आता है बड़ा आपको जिद्दी टाइप का होता है, या कोई डॉगमेटिक टाइप का होता है, कोई आदमी डरपोक टाइप का होता है। ये एटीट्यूड पर डिपेंड करता है ना। अपने रोग के प्रति एटीट्यूड, आपके डॉक्टर के प्रति एटीट्यूड, समाज के प्रति एटीट्यूड और डिस्पोजिशंस और उसके फीलिंग्स वो है जो, और वो बीमार अवस्था में, किस अवस्था में, वह बीमार अवस्था में उसका ये है। ये एटीट्यूड जो है तो आपको बहुत कुछ मेंटल में बहुत सारी बातें पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये एटीट्यूड के माध्यम से आप जान जाइएगा। तो इसको हम लोग को प्रयास करेंगे कि एटीट्यूड कैसा है ना, उसका एप्रोप्रिएट एक्सप्रेशंस कैसा हो रहा है। बात करते समय में आप देख रहे हो मेरे हाथ पैर, मैं आपको बताने के लिए अपने हाथ का ही व्यवहार कर रहा हूँ, तो यह भी अब मेरा एटीट्यूड है। मैं भी दिखलाना चाहता हूँ कि आप इसको समझ जाइए, और इसके लिए मैं आपके ऊपर में इम्प्रेस करने का कोशिश कर रहा हूँ, इसको बात को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, और इसीलिए इस तरह से मैं एक्सप्रेशन देता हूँ। तो ये मेरा एटीट्यूड दिखलाई पड़ रहा है आपको, है ना, पढ़ाने का एटीट्यूड दिखलाई पड़ रहा है। तो ये एटीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके किसी भी व्यक्तित्व को समझने के लिए, है ना। व्यक्तित्व को समझने के लिए आपका एटीट्यूड इंपॉर्टेंट होगा। नेक्स्ट आता है गेट। गेट कहते हैं उसका बैलेंस, इक्विलिब्रियम, संतुलन, है ना, संतुलन कहने का मतलब क्या है। आप देखिएगा कोई आदमी आ रहा है तो उसके हाथ ऐसे थर 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 कांप रहे हैं, चल रहा है तो लड़खड़ाहट है ना, और कोई चीज को उठा रहा है तो उठाने में उसके हाथ कांपने लगते हैं। स्वस्थ आदमी को तो ऐसे नहीं होते हैं ना। तो ये जो है गेट जो होता है, ये आपको बॉडी के सेंटर ऑफ ग्रेविटी, आपका जो सेंटर गुरुत्वाकर्षण के आधार पर जो आपका सेंटर है, उसके हिसाब से आपका बैलेंस कितना है, ठीक है ना, आपका संतुलन कितना है। इन तमाम परिस्थितियों में, बीमारी की परिस्थिति, समाज की परिस्थिति, उस समय में आप संतुलित हैं कि नहीं है, यह आपके गेट पर निर्भर करता है, आपके एनर्जी पर निर्भर करता है, आपके वीकनेस पर निर्भर करता है, आपके कमजोरी पर निर्भर करता है, आपके व्यवहार पर निर्भर करता है। आप काफी गुस्से में हैं, आपका शरीर ऐसे ऐसे कांपने लगता है, या गुस्से में गेट आपका बिगड़ जाता है ना, गुस्से में गेट बिगड़ जाता है, शरीर का हाथ कांपने लगा। ये सभी के हाथ नहीं कांपते हैं, गुस्से में दांत पीसने लगते हैं, यहाँ पर गेट बिगड़ गया, है ना, इक्विलिब्रियम बैलेंस बिगड़ गया। यानी कि जब आप खड़े हैं और उस समय में आपके ऊपर में अटैक होता है, या बीमारी का जो अटैक हुआ है, उस अटैक में रोगी अपने आप को कितना बैलेंस रखा हुआ है। और पोल्ट्री में, मेट्रिया मेडिका में ढेर सारे लक्षण इस गेट से रिलेटेड आपको मिलेंगे।
trembling of extremities during anger, trembling of the body during anger, है ना, palpitations during anger, गुस्से में धड़कन बढ़ गया, पसीने आ रहे हैं, ये गेट आपका बिगड़ रहा है, आपका संतुलन बिगड़ रहा है। यानी कि जब आप आपे से बाहर हो रहे हो, आप आपे से बाहर हो रहे हो, तो आपका जो व्यवहार है, आपका जो बैलेंस है, वह संतुलित है कि नहीं है। जो स्वस्थ आदमी होता है वह संतुलित रहता है, गुस्से में भी उसके अच्छे नहीं होते हैं। लेकिन ये बीमार अवस्था में है तो इसका गेट तो बिगड़ेगा, हो सकता है नहीं भी बिगड़ेगा, है ना। लेकिन ये आपके लिए एक महत्वपूर्ण क्षेत्र बन जाता है आपको ये बताने के लिए। गेट को हम लोग रिलीजियस लाइफ अप्रोच ऑफ द लाइफ में भी यूज करते हैं, है ना। जब रिलीजियस भाव अगर उसके अंदर में बहुत धार्मिकता है तो गेट आपका बहुत ही संतुलित होगा, है ना। गेट बहुत संतुलित है, वो आदमी धार्मिक है, विश्वास है, वह अपने आत्मा अपने संतुलित है अपने अंदर में। तो गेट को हम लोग कहते हैं कि माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट, माइंड, बॉडी और वाइटल प्रिंसिपल का समन्वय, एक साथ में रहना, कोऑर्डिनेशन, उसका संतुलन अगर होता है तो आप में स्थिरता बनी होती है। अगर संतुलन बिगड़ता है तो आपके स्थिरता बिगड़ जाता है। अगर मन शरीर का साथ न दे और मन आपके आत्मा का साथ न दे तो आपका गेट तो बिगड़ेगा ही, क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपका परिवर्तित हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण परिवर्तित हो जाएगा, और जिस तरह से परिवर्तित होगा वह आपके लिए लक्षण का कारण बन जाएगा, और वह लक्षण जो है सो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दवा खोजने के लिए आपको बहुत परेशान होने की आवश्यकता नहीं होगी। तो स्टूडेंट्स, ये जो बहुत हम लोगों के लिए महत्वपूर्ण तरीका है हम लोगों को रोगी को पहचानने के लिए, और यह गेट को समझते हैं, एटीट्यूड को समझने लगते हैं तो रोगी को समझना बहुत डिफिकल्ट नहीं रह जाता है, और उसके इंटेलिजेंस को समझने लगते हैं, उसके कॉन्स्टिट्यूशन, ये एरिया जो है आपको इस बात रोगी के बहुत ही नज़दीक ले आता है, जहाँ की आप उसके सही स्वरूप को, सही तस्वीर बनाने में आपको मदद मिल जाता है। गेट के बाद में आता है चेहरे का लुक, इसको कहते हैं एक्सप्रेशन ऑफ द फेस, है ना। एक्सप्रेशन ऑफ द फेस, उसका कैसा उसका चेहरा दिखलाई पड़ रहा है, शेर के जैसा दिखलाई दे रहा है, बिल्ली के जैसा दिखलाई दे रहा है, कुत्ते के जैसा दिखलाई पड़ रहा है। और आप फेस चैप्टर में जाएंगे रिपोर्टरी में, उसमें एक बहुत बृहद रूब्रिक्स है एक्सप्रेशन, फेस का एक्सप्रेशन, गुस्सा के जैसा, डर के जैसा, चिंता के जैसा, चिंता भी चेहरे पर दिखलाई पड़ता है। कहा जाता है कि फेस इज द इंडेक्स ऑफ द लाइफ, माने जीवन का एक मिरर है, जीवन का एक ऐनक है, जिसके अध्ययन से आप उसके अंदर के भाव को देख सकते हैं, अंदर के चीजों को आप देख सकते हैं। ये चेहरा, तो चेहरे को हमको देखना है, और चेहरे में हमको, मैं इसलिए इस बात को एहसास है, दिमाग में रहेगा तभी आप देखिएगा, है ना। आपको ऐसा रहेगा भाव भीतर से कि केस टेकिंग में मुझे चेहरे को भी विशेष रूप से देखना है, तो आप देखिएगा। और रूब्रिक्स के पास में जाइएगा तो आप बड़ा कम दवा के पास में आ जाते हैं। एंगर्ड फेस, गुस्सैल चेहरा, है ना, डरपोक चेहरा, चिंतित चेहरा, है ना, चिंता में मग्न चेहरा, एक लगता है कि कुछ हो गया है, घटना घट गया है, आश्चर्य का चेहरा, और कुछ चीयरफुल चेहरा भी होता है ना। इतने परिस्थिति में भी मुस्कान है चेहरे पर, बातों में मुस्कान है, बोलने में मुस्कान है, और चेहरे पर मुस्कान है। तो क्या बीमार नहीं है क्या? बीमारी की अवस्था में भी इतना मुस्कान बरकरार रखा है, निश्चित रूप से उसका गेट बड़ा अच्छा होगा, है ना। तो ये जो बैलेंस जो है सो आप चेहरे के माध्यम से भी देख सकते हैं। इसलिए हम लोग कहते हैं फेसी मतलब चेहरे को देख, चेहरे का एक्सप्रेशन, कैसा फेस आपका दिखलाई पड़ रहा है, कैसा चेहरा आपको सामने में नजर आ रहा है। तो छात्रों, ये चीज को हम लोग गौर से रोगी के साथ में देखना चाहिए कि चेहरा कैसा रोगी का है। नेक्स्ट पार्ट आता है
पोजीशन ऑफ द पेशेंट इन द बेड, कैसे सोता है। हम लोग अगर ओपीडी में बैठते हैं तब तो पोजीशन इन द बेड नहीं पता चलता है, लेकिन उससे हम पूछते हैं। और आप देखेंगे आपके रिपोर्टरी में भी रूब्रिक्स है, स्लिप चैप्टर में, पोजीशन ऑन एब्डोमेन। बच्चे लोग को देखते हैं जैसे पेट को लिए सोता है, पीठ के बल सोता है, साइड सोता है, कुत्ता के जैसा ऐसे निहुर के सोता है, कर्ल्ड अप लाइक ए डॉग, रूब्रिक्स है। स्लिप पोजीशन ऑन द एब्डोमेन, लाइंग विद द हेड हाई, लाइंग विद द हेड लो, है ना, ये पोजीशन है, ठीक है ना। और कोई आदमी खाली बिछावन में पड़े रहना चाहता है, और बिछावन में पड़े रहने के कारण उसका किसी एरिया में, जिस एरिया में ज्यादा पड़े रहता है उस एरिया में गड्ढा पड़ जाता है, और किसी किसी को तो घाव हो जाता है जिसको कि बेडसोर कहते हैं। खास करके जो लंबे बीमारी से पड़ा हुआ है उसमें बेडसोर है कि नहीं है तो हमें खोजना पड़ेगा। गड्ढा पड़ा हुआ है, आप देखिएगा किसी का हाथ मिला करके देखिएगा तो हाथ जो है सो बहुत किसी का सॉफ्ट नजर आएगा, हाँ, और किसी का हाथ जो है सो बहुत कड़ा नजर आएगा। तो क्या होता है, अगर खेतों में काम करने वाले हैं तो उनके हाथ थोड़ा सा रफ है क्योंकि कुदाल चलाना है, मट्टी पर काम करना है, जो फिजिकल वर्क करना है, जहाँ हाथ का उपयोग कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपका जो ये स्ट्रक्चर जो है सो डिक्यूबिटस स्ट्रक्चर बदल जाता है। तो गड्ढा पड़ना, बेडसोर हो जाना, शरीर में किसी तरह का गांठ पड़ जाना, है ना, वो है कि नहीं है ना। हम लोग पेशेंट के अंदर में देखते हैं कैलोसाइटिस मतलब कि कहीं पर गांठ पड़ा हुआ है, या नहीं तो किसी तरह का फटा हुआ है ना। चेहरा आप जब देख रहे हैं तो चेहरे से पसीना आ रहा, चेहरा तेलाह के जैसा है, ये ऑयली है या ड्राई है, ये सारी चीज को देखने हैं, है ना। तो ये आपका फेसी में देख रहे हैं और उसके पोजीशन से देख रहे हैं, और बैठे हुए पोजीशन में देख रहे हैं, खड़े हुए पोजीशन में देख रहे हैं, और लेटे हुए पोजीशन में देख रहे हैं। ये तीनों अवस्था में पेशेंट को उठा बैठा करके चला करके देखने का जरूरत है। खास करके क्रॉनिक केसेस में तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलने में आराम मिलता है, बैठे रहने में आराम मिलता है। कोई पेशेंट आता है, अचानक आता है, सीधे आके कुर्सी पे बैठ जाता है और आराम से बैठ जाता है, क्योंकि उसे खड़ा रहना, स्टैंडिंग इज द वर्स्ट पोजीशन। आप पढ़ते हैं ना सल्फर में, स्टैंडिंग इज द वर्स्ट पोजीशन, कैसे जानिएगा। कोई पेशेंट आता है वो कोई सहारा लेके खड़ा रहता है, हाँ, कोई आदमी आता है तो एकदम सीधे इरेक्ट होकर खड़ा रहता है। तो ये जो है सो पोजीशन जो है सो आपके लिए जानने का जरूरत है, ठीक है ना। नेक्स्ट आता है कलर ऑफ द स्किन। मोटी तो हम लोग जानते हैं कि हम लोग काले होते हैं या गोरे होते हैं, लेकिन काला में भी कितना काला है और गोरे में भी कितना गोरा है। और क्या उसके शरीर में चितकबरा नहीं है, माने कई एक रंग नहीं है, कले में भी कई एक सफेदी दिखलाई पड़ती है। कलर ऑफ द स्किन जो है सो एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है, इम्पॉर्टेंट फीचर्स है एक्सप्रेशन का, कॉन्स्टिट्यूशंस का। वातावरण के हिसाब से कलर काला हो गया, बीमारी के कलर से कलर काला हो गया, गुस्सा से कलर काला हो गया, गुस्सा से सफेद हो, डर से चेहरा सफेद हो गया, ऐसा मुहावरा भी है, डर से चेहरा सफेद हो जाना। झूठ पकड़ा जाता है तो चेहरा सफेद हो जाता है, ऐसी बात हम लोग सुनते हैं ना। तो ये जो कलर ऑफ द स्किन जो है देखने का हमको सीखना है, और ये हम लोगों के लिए बहुत ही, देखिए आपका डायमेंशन बढ़ता जा रहा है। आपका तो लक्षण नहीं मिलता, लक्षण का तो भरमार है, लेके बैठता है पेशेंट, लक्षण लेके बैठता है, भरमार है लक्षण का, और आपको कहीं ना कहीं से मिल जाएगा और आप टोटलिटी बनाने के लिए आधार बन जाता है। लेकिन सब जगह जाइएगा तब ना, खाली एक जगह जाइएगा तो हम वहाँ कुछ नहीं मिला तो खाली हाथ चले आइएगा। यहाँ तो हम कहीं सभी जगह जा रहे हैं, कुछ कुछ सब जगह से मिल जाएगा तो हमारा घड़ा भर जाएगा लक्षणों का, ठीक है ना। तो ये हम लोगों का प्रयास है रोगी को देखने के लिए। तो इसमें हम लोगों ने कलर ऑफ द स्किन देखा, है ना। कहीं कहीं पर आप देखिएगा नीले नीले दाग है, और ये नाखून को देखिएगा वो नीला पड़ा हुआ है, साइनोसिस। साइनोसिस सुने हैं ना, साइनोसिस मतलब कि नीला हो जाना, खास करके हार्ट के पेशेंट के लिए इंडिकेट होता है। ये क्लबिंग ऑफ द फिंगर्स दिखलाई पड़ते हैं, तो क्लबिंग ऑफ फिंगर हुआ, थोड़ा सा
यहाँ पर जो एंड पार्ट है वो थोड़ा सा चौड़ा हो गया है ना, क्लब के जैसा दिखलाई पड़ रहा है। तो ये सब ये लक्षण जो है सो ऑब्जर्वेशंस का लक्षण है। रोगी नहीं बताएगा कि मेरा नीला रंग है, काला रंग है, पीला रंग है, ऐसा नहीं बताएगा। खाली एक ही बात से डरता है, समाज से, कि सफेद दाग ना हो जाए, है ना, कुष्ठ रोग ना हो जाए। बस इतने बात से लोग समाज में लोग डरते हैं, बाकी के रंग से नहीं डरते हैं। सफेद दाग होगा तो बताएगा कि देखिए ना फलना जगह पर मेरा सफेद दाग है, लेकिन अन्य दागों के लिए नहीं बताएगा। खाली सफेद दाग ही नहीं होता है, दागों में नीले दाग पड़ते हैं, काले दाग पड़ते हैं, पीले दाग पड़ते हैं, ये डार्क क्या कहते हैं बैगनी रंग के भी डार्क कलर आते हैं। तो बहुत तरह के रंग हैं और रंगों में आप में भी बहुत कुछ मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट आता है पैलोर। पैलोर मतलब कि अगर हाथ छूते हैं तो उसे आपका टच करने से क्या पता चलता है। जैसे हम लोग टच करने का, अब हम लोग टच कर रहे हैं, रोगी को टच करके देखने का कोशिश कर रहे हैं, तो हमको उसका जानकारी, अच्छा जानकारी मिल जाएगा। सॉफ्ट है, हार्ड है, रफ है, ये हम लोगों को देखने का जरूरत पड़ता है। नेक्स्ट होता है स्किन पर इरप्शंस, है ना, चेहरे पर कुछ, चमड़े पर कुछ ना कुछ दाने दाने होने। बहुत सारे चेहरे मिलेंगे, बहुत सारे इसके स्किन मिलेंगे, जहाँ की हर एक रोगी को कहीं ना कहीं पर कोई खुजली का दाग मिलेगा। दाग मिलेगा या खुजली होगा या दाने दाने होंगे, वॉट्स होंगे, है ना, अयले होंगे, अयला नहीं होगा तो मत्सा होगा। तो स्किन पर किस तरह के इरप्शंस हैं, है ना, स्किन पर इरप्शंस है और होता ही है ना, क्योंकि सोरा जो है सो इतना आदि म्याज्म है जो कि इस पूरे मानव जाति को प्रभावित कर लिया है। और स्किन पर सोरा का बहुत बड़ा रोल है, स्किन पर सोरा का बहुत बड़ा रोल है और स्किन पर उसके इरप्शंस होते रहते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको इस इरप्शंस के से देखना है, वह इरप्शंस है, वह पस्ट्यूल्स है, वह बॉयल्स है, वॉट्स है, कैलोसाइटिस है, कई एक तरह के टाइप है, कई एक तरह के टाइप है, ठीक है ना, कई एक तरह के टाइप हैं। तो ये इरप्शंस के एरिया भी आपके लिए एक विस्तृत एरिया है जहाँ की आप लक्षण को देख सकते हैं। अब आता है टच करने के बाद में हम लोग पल्स देखते हैं। 3 उंगली का इस्तेमाल कर रहे हैं और पल्स पर आप जब हाथ रख रहे हैं तो आपको टबकर नजर आता है, टबकता है ना। तो इस पल्स को समझने का कोशिश कीजिए और इस पर आदत डालने का, प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए कि पल्स जो है सो जीवन की गति को बताता है, स्थिति को बताता है और आपके गंभीरता को बताता है। हार्ट का बीमारी है, इसी से पता चल जाएगा। आपको लंग्स का बीमारी है, इसी से पता चल जाएगा। लीवर की बीमारी है, इसी से पता चल जाएगा। जब हार्ट के ये पल्स जो बहुत तीखा चलता है, रुक रुक के चलता है, थोड़ा सा इंटरप्टेड चलता है, सो मेनी टाइप्स ऑफ द पल्स आर देयर। आप रिपोर्टरी में आइए ना, देखिएगा टाइप्स ऑफ द पल्स है। स्लो पल्स, फिबल पल्स, लगता है कि पल्स चल ही नहीं रहा है ना। तो पल्स को देखने का हम लोगों को आदत डालना है, रोगी के डालिएगा। रोगी भी संतोष महसूस करता है, रोगी को भी संतोष आता है और रोगी अच्छा महसूस करता है पल्स को देखने में, ठीक है ना। नेक्स्ट आता है रिस्पिरेशन, सांस की गति। आप कहेंगे इसमें क्या देखना, सांस तो चलता है, सबका एक जैसा सांस नहीं चलता है। जब थोड़ी देर सुनने का कोशिश करिएगा, वहीं पर आला लगाने का भी जरूरत नहीं है, आला लगाएंगे भी, है ना, स्टेथोस्कोप का इस्तेमाल करेंगे तो उसे रेस्पिरेशन का गति पता चल जाएगा, वो डीप कंटैक्ट। लेकिन अगर थोड़ा दूर पर बैठे भी हैं तो किसी के आवाज़ की घरघराहट आपको सुनाई पड़ता है ना, रैटलिंग घरघराहट टाइप का। किसी का डीप रेस्पिरेशन है, किसी का स्लो रेस्पिरेशन है, और उसको कंफर्म करने के लिए आप स्टेथो का यूज करते हैं। तो रेस्पिरेशन को भी, आपके श्वसन प्रणाली को भी जानने का जरूरी है। ये हमारा सारा इन्वेस्टिगेशंस का प्रोसेस है एक रोगी को पूरा करने के लिए। उसके बाद में टेम्परेचर। ऐसे तो माना जाता है कि टेम्परेचर 97 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है तो
नॉर्मल है और इससे ज़्यादा हो जाएगा तो उसको हाई टेम्परेचर बोलेंगे, इससे लो हो जाएगा तो हम लोग लो स्टेट ऑफ द टेम्परेचर कहेंगे। लेकिन कुछ रोगी ऐसे आते हैं जिनके टेम्परेचर कॉन्स्टेंटली 98 है एंड दे आर नॉर्मल, कॉन्स्टेंटली 95 है, दे आर नॉर्मल। ठीक है ना? तो हम लोगों को टेम्परेचर को भी लेने का जरूरत है। दूसरा, रोगी को अगर थोड़ा सा आपको डाउट्स हो तो आप टेम्परेचर के संबंध में तो रोगी को बोलिए कि आप 1 सप्ताह का मुझे टेम्परेचर चार्ट बना दो। सुबह दोपहर उसको 4 या 6 भाग में पूरा दिन को बांट करके उससे एक चार्ट बनवा करके 1 सप्ताह के ले लीजिएगा तो एक एवरेज फिगर आ जाता है टेम्परेचर का। तो यह काम तो आप खुद टेम्परेचर अपने क्लिनिक में कर रहे हैं और रोगी को भी कहते हैं कि टेम्परेचर लेते रहो। कोई जरूरी नहीं है कि टेम्परेचर नहीं हो, कभी कभी टेम्परेचर रहता है, रोगी समझता नहीं है, साइलेंट टेम्परेचर होता है और उसको जानकारी नहीं मिल पाता है। ये चीज को हम लोग को समझने का प्रयास करना है और देखते रहना है टेम्परेचर का। अब आते हैं लोकल एग्जामिनेशन पर, है ना? इसका कहते हैं अफेक्टेड एरिया। जिस एरिया में, लोकल एग्जामिनेशन का मतलब क्या हो गया, जिस एरिया में कष्ट है ना, जिस एरिया में कष्ट है और आप लोग इसमें अभ्यस्त होना पड़ेगा। क्लिनिकल मेथड्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। क्लिनिकल मेथड्स में आते हैं, आप सभी कोई वाकिफ हैं, मैं एक एक करके क्लिनिकल मेथड्स को कर लेता हूं। पहला है इंस्पेक्शन, लुकिंग एट द अफेक्टेड पार्ट ऑफ द बॉडी। देखना, जिस भाग में कष्ट है उस भाग को निरीक्षण करना। इसको इंस्पेक्शन का मतलब होता है निरीक्षण करना। निरीक्षण कैसे क्यों किया जाता है? आंख वहां पर कंसंट्रेट करके हर एक माइन्यूट चीज को देखने का जरूरत होता है। इट शुड बी कैरिड आउट आफ्टर कंप्लीट एक्सपोजर ऑफ द अफेक्टेड पार्ट। अब निरीक्षण करने के लिए वहां से तो कपड़ा हटाना पड़ेगा, है ना? वहां से कपड़ा हटाना पड़ेगा और आपको कंप्लीटली उस एरिया को नेकेड करना पड़ेगा, है ना? जिस एरिया का आप निरीक्षण कर रहे हैं, इंस्पेक्शन कर रहे हैं, उस एरिया का कपड़ा हटा करके उसको देखने का कोशिश कीजिए। अगर देखने के लिए आपको ये लेंस का जरूरत हो तो आप लेंस भी अपने का भी इस्तेमाल करके उस एरिया को देख सकते हैं। लेकिन इंस्पेक्शन एक इम्पॉर्टेंट फर्स्ट स्टेप है लोकल इन्वेस्टिगेशंस का। फर्स्ट स्टेप है लोकल इन्वेस्टिगेशंस का और यह नॉर्मल अपीयरेंस से कंपेयर करना पड़ेगा, है ना? उसके नॉर्मल अपीयरेंस से कंपेयर करके आप उसमें एबनॉर्मलिटीज का पता लगाते हैं। दूसरा होता है पैल्पेशन। पैल्पेशन का मतलब फीलिंग द अफेक्टेड पार्ट्स बाय हैंड, उसको टच करके देखते हैं। इट विल नॉट ओनली कोरबोरेट द फाइंडिंग्स इन देख करके, बल्कि देखने से जो आपने अनुभव किया वह टच करने से उसका कंफर्मेशन हो जाएगा, है ना? तो आपका अगर थोड़ा सा टच पैल्पेट करते हैं तो आपको कहिए थोड़ा सा खाली टच किए, टच करके थोड़ा सा दबाए और थोड़ा सा डीप दबाए तो आपको उस एरिया में कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, कोई रुकावट है या कुछ ये है, वो सब फर्दर डायग्नोसिस के लिए बहुत मदद करता है ये पैल्पेशन। सो टचिंग इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट, है ना? टच करना, हाथ का इस्तेमाल करना एक बहुत ही अनिवार्य भाग होता है आपके केस टेकिंग का। देखना आपका अनिवार्य भाग है, बात करना अनिवार्य भाग है, उसी तरह से रोगी को पैल्पेट करना भी हमारा अनिवार्य भाग है। और इसे आप क्लिनिकल ट्रेनिंग ओपीडी में जा करके लेना चाहिए, कुछ प्रैक्टिस करके देखना चाहिए, तो आप इसका अपने लाइफ में यूज कर सकते हैं। उसके बाद में आता है परकशन, है ना? परकशन का मतलब होता है लिसनिंग टू द टैपिंग नोट ऑफ द फिंगर, है ना? टैपिंग कर रहे हैं ना, तो कई एक जगह पर करके, और परकशन आप फिंगर से भी कर सकते हैं और परकशन हैमर से भी कर सकते हैं, जिसे ठेवने में, है ना? परकशन हैमर आता है, उसके माध्यम से आप कर रहे हैं। आप ट्यूनिंग फॉर्क लेकर के कर रहे हैं तो इसे आवाज में जो परिवर्तन आते हैं वह ट्यूनिंग फॉर्क के, यह आपको एक जानकारी देगा। तो ये हम लोग को परकशंस करके भी रोगी को देखना है।
तो इंस्पेक्शन, पैल्पेशंस, परकशंस, है ना, ये सारे पार्ट हैं जो हमारे क्लिनिकल मेथड्स में शामिल है ना। यहाँ पर एलोपैथी वाले लोग काफ़ी माहिर होते हैं उस पद्धति में, लेकिन हमको भी ज़रूरत है, हमको नहीं ज़रूरत है ऐसी बात नहीं है, हमको भी ज़रूरत है इस चीज़ को जानने के लिए, कंप्लीट डायग्नोसिस के लिए। उसके बाद में है एस्कुलेशंस। एस्कुलेशन मतलब आवाज़ को सुनना, स्टेथो से लगा करके आवाज़ को सुनना, है ना, आवाज़ को सुनना, ये बड़ा महत्वपूर्ण बात होता है। कहाँ पर आवाज़ स्टेथो लगाते हैं? जनरली हम लोग छाती पर लगाते हैं, हाँ, क्योंकि लंग से आवाज़ आता है, हार्ट से आवाज़ आता है। मैं एक चुटकुला सुनाता हूँ एक रोगी का। चुटकुला इसलिए आपको थोड़ा सा इस एस्कुलेशन के विषय में कुछ बृहद जानकारी होगा। एक डॉक्टर साहब थे और उनके यहाँ क्लिनिक में रोगी का भीड़ लगा होता था। तो एक रोगी आया, कहा कि डॉक्टर साहब मेरे पैरों में दर्द है, जरा सा आला लगा करके तो देख लीजिए। तो बोला मूर्ख, क्या बोलते हो, आला यहाँ लगाने की जरूरत नहीं है। उन्होंने रोगी को दवा दिया, लिखा, रोगी चला गया, दोबारा नहीं आया, क्योंकि रोगी संतुष्ट नहीं हुआ। उसकी बात को समझा कि डॉक्टर साहब को आला लगाना नहीं चाहते हैं, या आला आता ही नहीं है डॉक्टर साहब को आला लगाना। दूसरे डॉक्टर के पास गया, वो भी वैसे ही नकार दिया, क्योंकि डॉक्टर साहब कहते वहाँ आला लगाना नहीं है, आला नहीं लगाना है। एक डॉक्टर जब बोला डॉक्टर साहब कई डॉक्टर के पास में गए, लेकिन कोई हमारा रोग को जानने का कोशिश नहीं करता, खाली दवाई लिख देता है। तो बोला क्या प्रॉब्लम है? तो बोला कि नहीं, हम देखो ना यहाँ पर मेरा पैर में दर्द है, कोई इसको देखने का कोशिश ही नहीं करता है। बहुत बड़ी बात बोल रहा था, चुटकुला तो है। तो वो डॉक्टर थोड़ा सा समझदार था, उसने समझा, अच्छा ठीक है मैं देखता हूँ। उसने उसके पैर पर आला लगाया, उसे वहां पर कुछ गति महसूस हुई, और उसको लेकर के उसने उस गति को लेकर के उसने जो अपना दवा का निरीक्षण निर्धारित किया, वह उसको एक रोगी को भी संतोष हो गया, और रोगी वहाँ पर बड़ा उस व्यवहार से खुश हो। ये चुटकुला तो जरूर है, लेकिन आपके लिए यह संदेश भी है कि आला का महत्व खाली चेस्ट और हार्ट के लिए नहीं है। किसी भी बॉडी में साउंड को सुनने के लिए आप स्टेथो को लगा सकते हैं, है ना। बॉडी के अगर साउंड जैसा आपका प्रतीक हो, ये आम धारणा है, ये एरिया आम धारणा है, लेकिन जिस एरिया में प्रॉब्लम है उस एरिया में भी आवाज आते हैं। जब बीमार होता है अंग, तो बीमार अंग रोता है, आवाज निकलती है, उस आवाज को सुनने का प्रयास करना हमारा कर्तव्य होता है, और उसको सुनेंगे तो रोगी को भी राहत मिलता है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप पैर में आला लगाइए, मैं नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ लगाइए वहाँ लगाइए, अनर्गल काम कीजिए, मैं नहीं कह रहा हूँ। मैं यह कह रहा हूँ कि आला तो यहाँ ठीक है लगाते हैं, लेकिन उन बातों पर भी ध्यान अवश्य दीजिए जहाँ से यह महसूस हो कि वहाँ से आवाज निकल रहा है। कटकट का पैर में आवाज होता है, ठेहुना में कटा है ना, कि डॉक्टर साहब चलते हैं तो कटकट कटकट करता है, आपको सुनाई पड़ेगा? नहीं सुनाई पड़ेगा, लेकिन उसको तो सुनाई पड़ रहा है, कान से वो भी नहीं सुन रहा, आप भी नहीं सुन रहे। जब वो कभी ऐसे ऐसे चटकता है तो आवाज निकलता है। तो ये आवाज जो है, एस्कुलेशन खाली का मतलब खाली स्टेथोस्कोप नहीं है, उन आवाजों को बिना स्टेथोस्कोप को भी आपको सुनना जो शरीर के अन्य कहीं भाग से निकल रहा है, ठीक है ना। शरीर के किसी अन्य भाग से निकल रहा है, उस आवाज को भी सुनना हम लोगों का एक ड्यूटी होता है, काम होता है, और हम लोग कंप्लीट कर सकते हैं। वह आवाज, क्रैकिंग साउंड इन द जॉइंट्स, रूब्रिक्स है कि नहीं? ये क्रैकिंग साउंड कहाँ से आया? आवाज है ना, साउंड है, कटकट कटकट कर, है ना। लगता है कि हमारे पैर में कुछ ये चल रहा है, फॉर्मिकेशन, चेहरे पर कुछ बाल पड़ गया है, फॉर्मिकेशन बहुत महत्वपूर्ण सिम्टम्स है। और यह आपको रोगी का अनुभूति, ये चीज को
परखने के लिए एक्सकुलेशंस पार्ट जो है सो आपका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट। देन नेक्स्ट आता है मूवमेंट एंड मेजरमेंट्स। मूवमेंट मतलब कि गति, जॉइंट का गति, जॉइंट का मूवमेंट कैसा है, आप उसको ऐसे चला करके देख रहे हैं, पैर को ऐसे हिला करके देख रहे हैं, तो ये इसका मेजरमेंट कहाँ अफेक्टेड एरिया कहाँ से कहाँ तक है। आपको पेशेंट आके कहेगा कि डॉक्टर साहब मेरा ये हाथ का ये छोटा सा जगह सुन्न हो गया है, माने नमनेस ऑफ द अफेक्टेड पार्ट, और नमनेस स्मॉल एरिया में ये नमनेस इन द स्पॉट्स, है ना। तो ये आपका मेजरमेंट, इसको हम लोग कहते हैं मेजरमेंट करने का जरूरत है। और ऑर्थोपेडिक्स केस में तो यह मूवमेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बात हो जाता है। ऑर्थोपेडिक्स हड्डी के रोग के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण भाग हो जाता है, ठीक है ना। तो ये नर्व से इंजरी में, ट्रॉमा में ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। उसके बाद में हम लोग लिम्फ नोड्स का एग्जामिनेशन करते हैं, है ना, खास करके क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस में, और नेचर ऑफ द न्यूप्लास्टिक कैंसर्स केस में और मैलिग्नेंट केस के लिए लिम्फ नोड्स का अध्ययन करना, खास करके मेटास्टैटिस के लिए। और बच्चे लोग आते हैं तो सर्वाइकल ग्लैंड्स में का दर्शन करना, देखना हम लोगों के लिए उपयुक्त है। ये सारे चीज़ हमारे निरीक्षण में आता है। तो इन सारे निरीक्षणों को हम लोग थोड़ा सा दिमाग में रखेंगे, और यह एग्जामिनेशंस का पार्ट जो है सो आप अपना भी IQ इंटेलिजेंस लगा सकते हैं। मैं तो एक दायरा दिया हूँ, मैं एक एरिया आपको बना दिया, यहाँ पर आप निरीक्षण करो, यहाँ पर आप जाओ, लेकिन आपको एक अपना भी दायरा बनाना है, अपना भी एरिया बनाना है कि आप इसमें और क्या, एक इंडिविजुअल पेशेंट्स में, एक अलग रोगी में आपका क्या विशेष जानकर देखना है, तो वह देखना है ना, विशेष परिस्थिति में विशेष जगह है। एंड लास्टली बट नॉट द लीस्ट वह है कि एग्जामिनेशन ऑफ द प्राइवेट पार्ट्स। बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन होता है डॉक्टर के लिए, प्राइवेट पार्ट। अटेंडेंट्स के साथ में उसके ट्रस्टवर्थी विश्वासी आदमी व्यक्ति के साथ प्रेजेंस में प्राइवेट पार्ट का एग्जामिनेशन करते हैं, ठीक है ना। इस चीज़ को दिमाग में रखिएगा, क्योंकि वो नहीं ये पूरा होगा तो आपका केस टेकिंग बहुत ही अच्छा हो जाएगा, और आपके पास में सूचनाओं का भंडार होगा, और यह सूचने का भंडार आपको लक्षणों को पोर्ट्रेट बनाने के लिए, टोटलिटी ऑफ द सिम्टम्स बनाने के लिए काफ़ी मदद करेगा। मैं आज आप लोगों को इस विशेष फिजिकल एग्जामिनेशंस के माध्यम से यह संदेश देना चाहता हूँ कि आप सभी कोई इसका प्रैक्टिस करें, मनन करें, और मनन ही नहीं करें, इसको प्रैक्टिस करने का कोशिश कीजिए, क्योंकि बिना स्किल डेवलप किए हुए, बिना अपनी आदत बनाए हुए आप इसमें आगे नहीं बढ़ सकते हैं। और आपका डॉक्टर और रोगी का संबंध भी फिजिकल एग्जामिनेशन के माध्यम से और भी ज़्यादा मजबूत होता है। फिजिकल एग्जामिनेशन के माध्यम से रोगी और डॉक्टर का संबंध जो है सो और भी ज़्यादा मजबूत होता है। इस बात को हम लोग अपने दिमाग में रखेंगे, और हम लोग फिजिकल एग्जामिनेशंस के इस चैप्टर को यहाँ पर हम लोग समाप्त करते हैं। हम लोग अगले दिन अगले और भी जो एट्रीब्यूट्स हैं डॉक्टर के, उसको हम लोग टेकअप करेंगे। सो आज के लिए यह लेक्चर यहाँ पर समाप्त होता है। मैं आप सबों को आज धन्यवाद देता हूँ, आपने इसको पेशेंसली सुना। थैंक यू ऑल।